ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुविक अम्ल के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर हम इसको ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो इसको हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं। क्या? ईएमपी भी बोलते हैं, ठीक है। ईएमपी का मतलब एमडेन मेयर हॉफ, ठीक है। क्या? एमडेन मेयर हॉफ पाथवे, क्योंकि इसको एमडेन मेयर हॉफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। किसको? ग्लाइकोलाइसिस को। और इस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुविक अम्ल के पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये सिंपल क्या है? हमारी ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन है, और ये हमारी कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य में होती है। क्यों होती है कोशिका द्रव्य में? क्योंकि इसके सभी एंजाइम्स, इस ग्लाइकोलाइसिस से संबंधित जितने भी एंजाइम्स हैं, ये सभी हमारे साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। तो इसके अगर हम रिएक्शंस की बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो इसमें 10 रिएक्शन होती हैं, ठीक है। ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनने की प्रोसेस है ये 10 अभिक्रियाओं में कंप्लीट होती है। हम इसकी एक एक करके अभिक्रिया देखेंगे। अगर हम इसके पार्ट डिवाइड करें तो इसको हम दो भागों में समझ सकते हैं। एक प्रीपेटरी फेज और दूसरी पे ऑफ, ठीक है। प्रीपेटरी फेज और दूसरा क्या था? पे ऑफ फेज, ठीक है। प्रीपेटरी फेज का मतलब ये है कि पहले की फेज, और इस फेज में एटीपी यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। एटीपी क्या होंगे? यूटिलाइज्ड होंगे। 2 एटीपी और इसमें 4 एटीपी रिलीज होंगे। कितने रिलीज होंगे? 4 एटीपी। तो इसको क्या है? पे ऑफ फेज बोलते हैं। तो हम इसकी क्या है? सभी रिएक्शंस देख लेते हैं। ये सभी रिएक्शंस कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। और इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रीपेटरी फेज और दूसरा पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, और प्रीपेटरी फेज में क्या है? एटीपी यूटिलाइज्ड होते हैं। इस अभिक्रिया में 2 एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं सभी अभिक्रियाओं को कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो ग्लूकोज से सबसे पहले क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक है। C6H12O6, ग्लूकोज, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो इस रिएक्शन के लिए हमारा मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है, ठीक है। इस मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि एटीपी यूटिलाइज होगा, ठीक है। एक एटीपी क्या है? इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक होगा, और इसमें एडीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये सिंपल हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और इसमें क्या एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, वो कौन सा करता है? हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम? हेक्सोकाइनेज, या इसका पूरा नाम क्या? ग्लूकोहेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज की कौन सी रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन। इसके बाद सेकंड रिएक्शन क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये क्या है? दोनों आइसोमर हैं। तो इसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा हमारा कौन सा? आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा?
आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का हमारा निर्माण होता है। इसके बाद हम अगले रिएक्शन की बात करें कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारे दो मॉलिक्यूल बनते हैं। एक मॉलिक्यूल बनता है कौन सा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और इसमें क्या है कि इस अभिक्रिया में एटीपी यूटिलाइज होंगे। ठीक है, क्या होगा, एटीपी की आवश्यकता होगी, रिक्वायर्ड होंगे, और किसका फॉर्मेशन होगा, हमारा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल का। ठीक है, और इसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, क्या, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये एक तरह से रेगुलेटरी एंजाइम का भी काम करता है। ठीक है, तो क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और इसमें एटीपी यूटिलाइज होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले स्टेप की। ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी, ये फर्स्ट रिएक्शन ये हो गई। ठीक है, ये सेकेंड रिएक्शन हो गई, ये थर्ड रिएक्शन हो गई। अब हम बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन की। उससे पहले क्या, हमारी ये फर्स्ट रिएक्शन है ये कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है, और जो थर्ड रिएक्शन है ये भी इरिवर्सिबल होगी। लेकिन ये क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का जो फॉर्मेशन है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। सेम इसी तरह से क्या है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का निर्माण होगा, लेकिन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अवक्रिया। और ये कैसी, उत्क्रमणीय अवक्रिया, मतलब ये एक्सचेंज होते रहेंगे आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसके बाद जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है वो क्या है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये क्या है, 6 मॉलिक्यूल, इसमें क्या कि 6 मेंबर ये होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये दो भागों में टूटेगा। ठीक है, दो भागों में कौन कौन से, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ठीक है, दो भागों में किसमें टूटेगा, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, DHAP। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा मॉलिक्यूल 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा हमारा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दो मॉलिक्यूल का, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, G3P। ये दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, हमारा एल्डोलेज। कौन सा, एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन कौन सी हो गई, फोर्थ रिएक्शन, और ये भी कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिलके हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसके बाद पांचवी रिएक्शन क्या है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट DHAP का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन भी हमारी रिवर्सिबल होती है, मतलब ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। और यहाँ भी कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, हमारा आइसोमरेज। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी हो गई हमारी, पांचवी अवक्रिया। तो इस तरह से ये 5 जो रिएक्शन है ये किसकी फेज है, हमारी प्रिपेटरी फेज। ठीक है, प्रिपेटरी फेज में क्या है कि एटीपी का यूटिलाइज होता है। 2 स्टेप हैं, एक फर्स्ट और थर्ड, जहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होता है, और ये दोनों
इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी, ठीक है। और तो क्या हो गया, प्रीपेटरी फेज। इसके बाद हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ से 2 मोलिक्यूल हो जाएंगे, क्योंकि DHAP भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज से लेके हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में क्या है, इसमें 6 कार्बन वाले मोलिक्यूल है। ये कितने हैं, 6 कार्बन का मोलिक्यूल। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या है, 3 कार्बन वाले मोलिक्यूल हैं। ये कितने हैं, 3 कार्बन का मोलिक्यूल, और एक ये भी 3 कार्बन, सी का मतलब कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन मिलके 6 कार्बन, मतलब 2 मोलिक्यूल अब आगे चलेंगे। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब किसका निर्माण करता है, हमारा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट का, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको देख लेते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड मतलब इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर इससे किसका फॉर्मेशन होगा, हमारा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट का, ठीक है। 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या, एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है हमारा डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है यहाँ पे हमारा NAD पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में, ठीक है। NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके भी 2 मोलिक्यूल हो जाएंगे सभी, और इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी होता है, ठीक है। इसके भी 2 मोलिक्यूल होंगे ये वाले, और फिर इन सभी के 2 मोलिक्यूल चलेंगे, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन की प्रिपेटरी फेज थी और पे ऑफ फेज क्या है, 3 कार्बन की, इसलिए 2 मोलिक्यूल हो जाएंगे। 2 मोलिक्यूल के हिसाब से ये रिएक्शन चलेगी, ठीक है। फिर 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट से किसका फॉर्मेशन होता है, 1,3 फॉस्फो ग्लिसरेट का, ठीक है। ये रिएक्शन कौन सी हो गई, 6th रिएक्शन, 6ठी रिएक्शन हो गई। अब 7वीं अपक्रिया कैसी होगी, इरिवर्सिबल अपक्रिया होगी, और इसमें 3 फॉस्फो ग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा ADP यूज होंगे और ATP का फॉर्मेशन होगा, और ये हमारी फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, या शॉर्ट में क्या हम काइनेज भी बोल सकते हैं इसको, क्या काइनेज या फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और इसमें क्या होगा, हमारा ADP मोलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ATP मोलिक्यूल में, ठीक है। यहाँ भी ATP का निर्माण होगा, और यही अपक्रिया क्या है कि फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन स्टेप होता है। ये क्या है, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन स्टेप है, ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा, दूसरा फॉस्फोराइलेशन स्टेप कौन सा हो जाएगा, हमारा लास्ट वाला, ठीक है। तो ये क्या है, 7th रिएक्शन हो गई, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट का, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ भी एंजाइम कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, हमारा म्यूटेज, ठीक है। यहाँ पे कौन सा, म्यूटेज। जो फॉस्फो, ये काइनेज की जगह पे क्या होगा, जहाँ, हाँ ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और इसके बाद यहाँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद जो 7th रिएक्शन है, यहाँ बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण होगा। और 8th रिएक्शन क्या है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट से किसका फॉर्मेशन होगा, हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट का। और यहाँ पे एक एंजाइम होता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, MUTASE, ठीक है। म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। इसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट से किसका फॉर्मेशन होगा, 2 फॉस्फोइनोल
पायरुवेट का। इस रिएक्शन के बाद क्या होगी, हमारी 9th रिएक्शन होगी और इसमें 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट या फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। और ये कौन सी अपक्रिया है, हमारी 9th रिएक्शन। और इसी में क्या, हमारा वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और यहाँ पे एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, कौन सा, इनोलेज। ठीक है, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट या 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। इसके बाद 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है, हमारा पायरुवेट में, और कौन सा, काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। और यहाँ भी क्या होगा, हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये कौन सी क्रिया होगी, हमारी 10th अपक्रिया। जो 10th रिएक्शन है ये भी इरिवर्सिबल होगी और इसमें पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, पायरुवेट या पायरुविक अम्ल का। और इसमें क्या है कि हमारा एडीपी यूज होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एटीपी का निर्माण हो जाएगा। और एंजाइम कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, हमारा काइनेज। ठीक है, कौन सा, काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा, हमारा पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, 2 मॉलिक्यूल होंगे इसके, 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये क्या है, हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुवेट अम्ल का या पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी कौन सी फेज हो गई, लास्ट वाली जो 5 स्टेप है, ये कौन सी कहलाएगी, पे ऑफ फेज। और इसमें 4 ATP का निर्माण होता है, 1, 2 स्टेप, 7th स्टेप में 2 ATP, और जो 10th स्टेप है इसमें भी 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है, इस तरह से क्या है, हमारा ग्लाइकोलाइसिस की अपक्रिया कंप्लीट होगा। और ये ग्लाइकोलाइसिस की अपक्रिया कहाँ पे होती है, हमारी साइटोप्लाज्म में। और ये कौन सी कहलाएगी, फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। और ये वाली अपक्रिया कौन सी है, सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और ये 10th अपक्रिया क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमारा ग्लूकोज से 10 अपक्रियाओं के बाद क्या बना, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के या फिर पायरुवेट के बन गए हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा पायरुवेट है ये कहाँ चलेगा, कहाँ जाएगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहाँ पे हमारा एक पीडीएच कॉम्प्लेक्स, मतलब पीडीएच कॉम्प्लेक्स पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के द्वारा क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम ए मैट्रिक्स में पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वहाँ हमारी TCA की साइकिल चलेगी।